गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर व्याकरण विशेष सत्र में शब्द शक्ति। ठीक है, जिसकी चर्चा जब हमने शब्द विचार पढ़ा था तो भेद के रूप में जब उसका वर्गीकरण हुआ था शब्द का, तो हमने इसको देखा था। आज शब्द शक्ति एक अलग चैप्टर के रूप में इसको हम जानेंगे और नए रूप में जानेंगे। बात एक ही है, लेकिन ये शक्ति के रूप में हम जानेंगे। उस समय हमने कैसे जाना था? शब्द के भेद वर्गीकरण के रूप में जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शब्द शक्ति, अर्थ एवं परिभाषा। उसके बाद शब्द शक्ति के भेद जो मुख्यतः 3 हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, एक और भेद है तात्पर्य बोध, जिसका बहुत विद्वानों ने अलग अलग व्याकरण के किताब में उसका जिक्र किया है, लेकिन प्रामाणिक रूप से यही 3 भेद शब्द शक्ति के आते हैं। तो ठीक है, एक अन्य भेद के रूप में आप नाम याद रख सकते हैं, तात्पर्य बोध। तात्पर्य बोध, ठीक है, ये एक अन्य भेद के रूप में आता है। नाम के रूप में आपको याद रखना है, अन्य भेद के रूप में, जिसका बहुत सारे विद्वानों ने वर्णन किया है। पहले के जो काव्य लिखे जाते थे, बहुत पहले से आदिकाल में, तो उस समय इसका प्रयोग होता था, लेकिन प्रामाणिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य रूप से 3 ही भेद की चर्चा प्रमुख रूप से की गई है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानें और स्पष्ट रूप से उदाहरण के साथ मैं आपको इसको बताऊंगी, ताकि फिर शब्द शक्ति को समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो शब्द शक्ति है आपका MA PhD लेवल तक साथ नहीं छोड़ने वाली है। ग्रामर के रूप में, आपका GK के रूप में शब्द शक्ति का हमेशा आपको प्रयोग मिलेगा। आप B.Ed करिए, आप नेट करिए, नहीं आप BA करिए, BA के रूप में पढ़िए, व्याकरणिक रूप में पढ़िए, हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़िए, तो हर जगह शब्द शक्ति का हमें ज़रूरत पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे विशेष सत्र में लेके आई हूँ। तो चलिए पहले जानते हैं अर्थ एवं परिभाषा। शब्द शक्ति, अर्थ, शब्द की ताकत, सामर्थ्य, क्षमता एवं बल। यानी कि शब्द शक्ति वह रूप है जिससे किसी बात को जब हम कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो पढ़ने वाला पाठक या सुनने वाला श्रोता उसमें अर्थ को, हमारे भाव को समझ जाए। ऐसी शक्ति होनी चाहिए, चाहे हम किसी रूप में बोले। नहीं, इसका शब्द शक्ति का प्रयोग हमारे टेक्निक्स में भी होता है। टेक्निक्स में भी जब हम किसी रूप में शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई रहस्य बताने के लिए या फिर क्लू देने के लिए, नहीं, तो उसमें भी इसका विशेष प्रयोग होता है। तो यानी उसकी शक्ति क्या है, जो अपने मनोभावों को हम कहना चाह रहे हैं, तो वो कैसे शब्दों से हम उसको बताएं, वह कैसे उस रूप को स्पष्ट कर पाएगा, वही शब्द की शक्ति है। समझ में आया आपको? तो शब्द को अभिव्यक्त करने की यही ताकत शब्द शक्ति कहलाती है, जो कि असीमित होती है। स्पष्ट हो गया आपको कि यही अभिव्यक्त करने की, यानी शब्द को जब हम किसी भाव को कहते हैं, तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले को अगर वह अर्थ स्पष्ट रूप से हो जाए, तो वही क्या है? शब्द की शक्ति है। यानी अभिव्यक्ति की शक्ति ही क्या है? शब्द की शक्ति है। और यह क्या होती है? असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी शब्द का प्रयोग हम असीमित तरीके से कर सकते हैं। आगे के उदाहरण में भी हम देखेंगे। शब्द के उच्चारण के साथ वक्ता और श्रोता के मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालने की ताकत क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द का जो हम उच्चारण करते हैं, तो वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले के मन, कल्पना और अनुभूति, यानी वह मन उसका किस रूप में उसको लेता है, उस शब्द से क्या कल्पना वह कर सकता है और क्या अनुभूति, क्या अनुभव उसे हो रहा है, इस प्रभाव डालने की ताकत को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सार्थक शब्दों का समूह ही शब्द कहलाता है, सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है।
यस, ये बात सही है कि जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह सार्थक होता है, यानी कि आपका सही अर्थ बताने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर है कि निश्चित अर्थ नहीं होता कि जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं सामने वाला जो समझ रहा है हम उसी अर्थ को बता रहे हैं। उसमें कोई गूढ़ अर्थ भी हो सकता है, सांकेतिक अर्थ भी हो सकता है, व्यंग्यार्थ भी हो सकता है, यानी व्यंग के रूप में भी उस अर्थ को हम शब्द का यूज कर रहे हो, उसका मतलब कुछ और है। नहीं, तो इसी के अनुसार इसके प्रकार बांटे गए हैं कि किस रूप से, किस अर्थ से कैसे हम उसको समझे, तो यह भी हमारा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। तो शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। यहाँ से दूसरी बात से यह स्पष्ट हो गया कि उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिस अर्थ में उसको हम प्रयोग करेंगे उसी अर्थ में उसका अर्थ स्पष्ट होगा। ठीक है, अभी उदाहरण के साथ हम समझेंगे। पहले परिभाषा जान ले। परिभाषा शब्दार्थ संबंध शक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी उस शब्द से क्या अर्थ हम बताना चाह रहे हैं, इसी का जो संबंध है वह क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें वास्तव में कौन सा अर्थ निहित है और किसकी व्यंजना हम कर रहे हैं, उस कार्य व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। यानी शब्द शक्ति क्या है? यानी उसके अंदर जो अर्थ है, जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में उसके अंदर उसका क्या अर्थ है प्रयोग की दृष्टि से, उसी को व्यक्त करने का व्यापार क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। तो हर तरीके से स्पष्ट रूप करने के लिए मैंने अलग अलग तरीके से परिभाषा को लाया कि ताकि आपके मन में ये बात बैठ जाए। यानी कि जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं वास्तव में जो अर्थ हम आपको बताना चाह रहे हैं वही जो संबंध है हमारा क्या है? शब्द शक्ति है। जो बात हम कहे आपको समझ में आ जाए उसी रूप में, वही आपका क्या है? शब्द शक्ति है। अब देखिए, इसको उदाहरण से समझिए। नहीं, अब हम एक ही शब्द का देखिए किस किस रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बात मैंने कही कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है, वह बात देखिए आ गई। जैसे बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है, इससे आपके मन में ये जो मैंने शब्द कहे बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है, तो आपके मन में क्या अनुभूति हुई? आपने क्या कल्पना किया? यहाँ पहुँच जाइए आप। यानी श्रोता के मन में क्या कल्पना हुई, क्या अनुभूति हुई? अरे लगता है कि मतलब यहाँ पर बहुत आतंक, यानी बहुत सारे बंदर हैं और उत्पात मचाते हैं, ऐसा क्लियर हुआ? ऐसी कल्पना आई, यानी बंदरों का झुंड यहाँ पर है और जो आतंक मचाते रहते हैं। ठीक है, बंदर आया। अब दूसरा वाक्य आप देखिए, अरे वह तो बंदर है, हर समय उछल कूद करता है। इससे आपके अंदर कौन सी बात की कल्पना हुई? क्या अनुभव किया आपने? ये बताइए हमें। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह तो एकदम बंदर है और वह हमेशा क्या करता है? उछल कूद करता है। अर्थात क्या बोध हुआ कि वो बंदर के स्वभाव का है। जैसे बंदर आतंक करते रहता है, उछल कूद करते रहता है, उसी तरह यह व्यक्ति, यह बालक, यह बच्चा जिसके बारे में हम कह रहे हैं वह करते रहता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द बंदर आया और उसके दो रूप हमारे सामने आए। हमारे मन में जो कल्पना आई, वह जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हमने किया, दो रूप में किया ना। यहाँ पर बंदर का झुंड था और यहाँ बंदर का मतलब किसी व्यक्ति को इंडिकेट किया गया था कि वह बंदर जैसा है। क्लियर हो गया? तो यही जो शक्ति है, यही बात जो हमने कही और आपके बात में मन में या जो स्पष्ट भावना आई, आपके अंदर जो कल्पना हुई, आपने जो अनुभव किया उस शब्द से, वही क्या है? शब्द की शक्ति है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा नहीं कि जिस बात को हम कहते हैं आपको अगर उसी रूप में समझ में आ जाती है तो वही शब्द की शक्ति है कि हम उस रूप में आपको समझा पा रहे हैं।
क्लियर हो गया? तो चलिए अब चलते हैं शब्द शक्ति के भेद के तरफ, उसको एक एक करके हम जाने। चलिए, शब्द शक्ति के भेद जो हमने आपको अभी तक चर्चा की, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, शब्द शक्ति के 3 भेदों का उल्लेख किया है, जो 3 प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। तो 3 प्रकार हुए, तो निश्चित रूप से उसके 3 अलग अलग रूप होंगे नहीं, यह स्पष्ट होता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिसकी चर्चा मैंने आपको शुरुआत में की। तो एक एक करके हम जानेंगे कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है। तो सर्वप्रथम अभिधा शब्द शक्ति, समझिए इसको। शब्द के जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अथवा व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज़ हम जान रहे हैं साधारण अर्थ में, यानी जो वाक्य हम बोले, जो शब्द हम बोले, वह साधारण अर्थ में वही रूप हो। जो लोक प्रचलित है, यानी लोक में जान रहे हैं कि यह ये चीज़ है, उसका कोई विशेष अर्थ, गूढ़ अर्थ ना हो या लक्षण ना हो, किसी लक्षण के बारे में ना हो, नहीं, यानी साधारण अर्थ में उस शब्द का प्रयोग हम करें, तो वह हमारा क्या होगा? अभिधा शब्द शक्ति। यानी अभिधा शब्द शक्ति में ऐसे शब्दों का या शब्द युग्म का प्रयोग होता है जो साधारण अर्थ दे, जो लोक प्रचलित में है, जो व्यवहार में है, जिसका व्यवहार हम जनरली करते हैं। सीधे साधे अर्थ में आप समझिए कि जो रोज़ डेली के क्रम में जो हम बातें करते हैं वह हमारा किस रूप में है? अभिधा शब्द शक्ति के रूप में है। माँ खाना बना रही है, सीता नाच रही है, तुम आओ, तुम विद्यालय जाओ, सो कर उठो, आदि आदि। यानी जो दिन भर में हम जो प्रयोग करते हैं बातों का नॉर्मली, तो वह क्या है? साधारण रूप है। किसी से नॉर्मली हम बात करें, वह मेरा क्या है? साधारण अर्थ में है, लोक व्यवहार में है, लोक प्रचलित में है, जो हम बातें करते हैं। उसी में कोई विशेष बात, जब हम दो दोस्तों के साथ बातें करते हैं, उसी में कोई विशेष बात हमको बतानी है, मतलब उसका अर्थ बदल के, तो वह फिर अलग हो जाता है। तो यानी अभिधा शब्द शक्ति में हमें क्या जाना है? साधारण रूप में बात जो कही और सुनी जाती है, जो लिखी जाती है, ठीक है, वही यहाँ पर स्पष्ट किया हमने कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अथवा व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार, अब आपको यहाँ समझना है, साक्षात संकेतित शब्द गुण, जाति, द्रव्य तथा क्रियावाचक, यानी इस प्रकार के जो शब्द होंगे जो नॉर्मल गुण, जाति, द्रव्य तथा क्रिया के रूप में हो, जिसे मुख्य अर्थ कहा जाता है। यानी कि जो हम कह रहे हैं वही अर्थ हो। मुख्य अर्थ का तात्पर्य है जो हम कह रहे हैं वही गुण हो, जो हम कह रहे हैं उसी रूप में हो, जिसे मुख्य अर्थ भी कहा जाता है। ये भी स्पष्ट हो गया है। उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी उसके बारे में अगर साधारण रूप में हम कहें तो वह हमारी क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। इसमें 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है। इसको जरूर से आप याद रखिएगा, पीवीआई के रूप में इसे लिख लीजिए आप। इसमें आपको कभी कभी जीके में ये प्रश्न आता है कि अभिधा शब्द शक्ति में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। यानी साधारण अर्थ तो है कि कभी कभी आपको शब्द दे दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा कि यह कौन सा शब्द शक्ति है, तो आपको वहाँ जानना होगा कि अभिधा शब्द शक्ति में कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः 3 शब्दों का प्रयोग हम इसमें पाते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है। यह क्या है? हमारा बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद है। नहीं, रूढ़ मतलब क्या होता है? जिन शब्दों को अगर हम तोड़े तो उसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे राम बोलते हैं, रा मो, रा का कोई अर्थ नहीं, मो का कोई अर्थ नहीं, तो ये मेरा क्या हुआ? रूढ़ शब्द, फिक्स शब्द। नहीं, सीता, सी और ता दोनों को तोड़े तो अलग अलग दोनों का कोई भेद है। यानी जब उसका खंडन करें हम, तो दोनों खंडन का जब कोई अर्थ ना निकले अलग अलग में, तो वह मेरा कौन सा शब्द होता है? रूढ़ शब्द। ठीक है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 शब्दों के योग से बने, जब उसको हम खंड करें तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले,
नहीं, जैसे सुधांशु, सुधा जोड़ अंशु, दो अर्थ हुआ ना। सुधा मीन्स क्या होता है अमृत, अंशु मतलब क्या होता है ज्योति प्रकाश किरण। तो क्या हुआ, उसको मिला दिया तो यह नाम भी हो सकता है, नहीं, और यह विशेष अर्थ में भी हो सकता है। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का भी अपना अर्थ ज्ञान और आलय का अर्थ घर। तो ये सब मेरे कौन शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है, यानी कि दो शब्दों से मिला हुआ उसको खंड करे तो दोनों का अलग अलग अर्थ लेकिन साथ ही विशेष अर्थ हो। जैसे हम बोलते हैं जलज, जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, कहते हैं ना, लेकिन साधारण अर्थ में योगरूढ़ अर्थ में उसको हम जलज कहे, उसका तात्पर्य क्या होता है, कमल। क्लियर हो गया कि जिस अर्थ में कोई विशेष अर्थ हम निकाल ले तो वह मेरा क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। जैसे लंबा है उदर जिसका, तो हम लंबोदर बोले, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, ये हुआ। लेकिन अगर विशेष अर्थ में हम गणेश जी का नाम ले लेते हैं तो वह मेरा क्या होता है, योगरूढ़ शब्द। समझ में आ गया। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति में 3 शब्दों का प्रयोग होगा। तीनों शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य में या शब्द में प्राप्त हो, आपको यह समझ जाना है कि वह अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। कैसे भी आपको प्रश्न आए, आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि साधारण अर्थ में जो सही है उस अर्थ में कोई शब्द प्रयोग में आए तो वह अभिधा शब्द शक्ति है, और वह किसी भी रूप में आ सकता है, रूढ़ में, यौगिक में और योग रूढ़ में। तीनों का भेद भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया। तो यह हमारा कौन सा शब्द शक्ति होगा, अभिधा शब्द शक्ति होगा। जैसे राम बाजार जा रहा है, ये देखिए रूढ़ शब्द आया, राम बाजार, राम भी बाजार भी आया ना। इसमें कोई, इसको तोड़िए आप राम को, तो इसमें कोई भी अलग अलग खंड करने पे इसका भेद नहीं पता होगा साधारण अर्थ में। और यहाँ ये भी ध्यान देखिए कि राम बाजार जा रहा है, सीधा अर्थ है कि राम बाजार को जा रहा है, इसमें कोई विशेष अर्थ या गूढ़ रहस्य नहीं है। विद्यालय खुली है, विद्यालय ये यौगिक शब्द हो गया। खुली है तो साधारण अर्थ में दिख रही है ये बात, या सुन रहे हैं हम बात कि विद्यालय खुली है, नहीं, आज विद्यालय खुली है। जलज शोभायमान है, जलज योगरूढ़ शब्द आ गया हमारा। शोभायमान है यानी सुंदर दिख रहा है, शोभा उसकी दिख रही है, यह भी क्या है, सीधी साधी बात है, इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। तो कोई भी बात साधारण अर्थ में हो और यह तीनों शब्दों में आ सकती है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में। इस प्रकार के शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा। अब शब्द शक्ति के दूसरे भेद लक्षणा को हम जाने। अब देखिए शब्द शक्ति के द्वितीय महत्वपूर्ण भेद लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में। अब हमने अभिधा में क्या देखा था, साधारण रूप। अब इसमें आपको दिखेगा लक्षण के अनुसार। लक्षणा मतलब लक्षण के अनुसार, आपको ऐसे स्पष्ट करना है। मुख्यार्थ के परिभाषित रूप में जान ले। मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी हम शब्द जो बोल रहे हैं वो लक्षण के आधार पे बोल रहे हैं, उसका वैसा लक्षण है नहीं, उस लक्षण में दिख रहा है, यानी उसका लक्षण समझ में आ जाए, ऐसे समझिए आप। तो वह हमारी कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अब इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, लक्ष्यार्थ और लक्षक। इसे आप समझ लीजिए। लक्ष्यार्थ का मतलब है लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ, यानी जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका लक्षण किसमें दिखाई पड़ रहा है, वह हमारा क्या है, लक्ष्यार्थ। जो कि यहाँ पर भी हमने स्पष्ट किया, मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ, वह हमारा क्या हुआ, लक्ष्यार्थ। और लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाएगा, लक्षक कहलाएगा। ये भी आपको स्मरण में रखना है, एकदम से याद कर लेना है इसको। लक्षणा शब्द शक्ति में 3 स्थितियां महत्वपूर्ण है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति का जब प्रयोग होगा तो उसमें 3 बातें समाहित होगी निश्चित रूप से। क्या समाहित होगी, मुख्यार्थ का ज्ञान और उसमें बाधा, यानी उसका मुख्य अर्थ क्या है और उसमें बाधा क्या आ रही है, ठीक है, यानी लक्षण में कौन सा अर्थ आ रहा है, मुख्य अर्थ क्या है और उसका लक्षण में क्या अर्थ आ रहा है, ये बात होगी।
दूसरा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध, यानी जो शब्द हम कहेंगे दोनों पारस्परिक में एक दूसरे से संबंधित होंगे, नहीं तभी तो उस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। यानी जो मुख्य अर्थ है उसका और जो लक्षण वाला अर्थ है दोनों में संबंध होगा, इसीलिए हम उसका प्रयोग करेंगे। तीसरा है लक्षणा द्वारा भिन्न अर्थ का ज्ञान, और दोनों में संबंध होते हुए भी कोई तीसरा अर्थ निकलना, अलग से अर्थ निकलना। ये तीन बातें हमारे लक्षणा शब्द शक्ति में समाहित होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण से। जैसे लाठियाँ चल रही है, तो आपके दिमाग में कौन सी बात आई? इसमें भी वही बात आई कि जो शब्द शक्ति है वह जो श्रोता यानी वक्ता और श्रोता के मन में जो कल्पना होती है, जो अनुभूति होती है, उसका वर्णन है ना। तो आप लाठियाँ चल रही है का मतलब आपके मन में कौन सी बात आई? यानी कहीं झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, ऐसा मन में आया? क्योंकि लाठियाँ तो चल नहीं सकती है, लाठियाँ क्या है? निर्जीव है, निर्जीव चीज़ है, तो वह तो चलेगी नहीं। तो लाठियाँ चल रही है का मतलब मारपीट हो रही है, कहीं ना कहीं मारपीट हो रही है। लेकिन जो शब्द आया हमारा, जो मुख्य अर्थ है लाठियाँ, उस लाठियाँ है, मुख्य अर्थ इसका क्या है? लाठियाँ। लेकिन लक्षण में कौन सा अर्थ आया? कि मारपीट हो रही है। ये बात स्पष्ट समझनी है। यही तीन बात, यानी मुख्यार्थ का ज्ञान हमें है कि ऐसा हम सब लाठियाँ चल रही का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमको लक्षण वाला अर्थ बताना है। लेकिन किस शब्द का प्रयोग किया हमने? लाठियाँ का नहीं। अब हम किसी और शब्द का प्रयोग कर दे, वो चल रही है, तो वह मारपीट के अर्थ को स्पष्ट नहीं करेगी। तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि हम किस शब्द का प्रयोग करें जो मारपीट हो रही है का बोध कराए, इस अर्थ में। तो यहाँ पर लाठियाँ मुख्य अर्थ हुआ और लक्ष्यार्थ अर्थ क्या हुआ? मारपीट हो रही है। अब लाठियाँ प्राणी नहीं है जो चले, यानी दोनों में संबंध है, लेकिन यहाँ पर लक्षण कुछ और दिख रहा है, अतः मुख्यार्थ बाधित है। यानी मुख्य अर्थ जो इस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें बाधा हो रही है, उसका मीनिंग कुछ और है, उसका लक्षण कुछ और है। स्पष्टीकरण: लाठी का प्रयोग सामान्यतः लड़ाई झगड़े में किया जाता है, अतः लक्ष्यार्थ व्यक्त हो रहा है, लड़ाई हो रही है। यहाँ पर तीनों कंडीशन आ गए। मुख्यार्थ में हमने लाठियाँ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन लाठियाँ चल रही का तात्पर्य कुछ और था। लक्ष्यार्थ आया, दोनों में संबंध भी है, हमने उसका इसलिए प्रयोग किया क्योंकि उसका संबंध है। और फिर हमने क्या देखा कि भिन्न अर्थ आया, लड़ाई हो रही है। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रकार का जो शब्द शक्ति का प्रयोग हम करेंगे, ये जो शब्द शक्ति है बोलने की, समझने की, ये हमारी कौन सी शब्द शक्ति हुई? लक्षणा शब्द शक्ति। यानी उसमें लक्षण होना चाहिए। जिस शब्द का हम प्रयोग करें उसका मुख्य अर्थ छोड़कर कोई भी दूसरा अर्थ, भिन्न अर्थ में उसका लक्षण बताए और दोनों में संबंध भी हो। क्लियर हो गया? अन्य उदाहरण को देखिए तो आपको यह बात स्पष्ट हो जाएगी और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए ये अन्य उदाहरण से, अब लाइट चली गई, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। अन्य उदाहरण से देखिए यह बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। सुधा तो निरी गाय है। इसमें निरी गाय है का मतलब क्या हुआ? सीधी सादी नहीं, यहाँ पर हमने निरी शब्द का, निरी गाय शब्द का प्रयोग किया जो कि मुख्य अर्थ में है, लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ में भिन्न अर्थ उसका क्या होगा? सीधी सादी लड़की है। तो यहाँ पर दोनों में संबंध भी है, मुख्य अर्थ में और लक्षणार्थ में संबंध भी है। हम उसी शब्द का प्रयोग करेंगे जहाँ पर यह सीधी गाय, सीधी लड़की बैठेगा। तो उसने कौन से शब्द का प्रयोग किया? निरी गाय का। नहीं, वो गाय सुधा क्या गाय होगी? नहीं, यहाँ पर अन्य भिन्न लक्षण है, दोनों में संबंध भी है, लेकिन मुख्य अर्थ से दूसरा भिन्न अर्थ पर हो रहा है हमारे सामने प्रस्तुत। दूसरा देखिए, तुम तो भाई लोहे के बने हो। लोहे के बने हो मतलब क्या होता है इसका अर्थ? मजबूत हो। नहीं, वह क्या आदमी क्या लोहे का बना होगा? नहीं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोहे का बना का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लक्षण का अर्थ लोहे का बना का मतलब क्या होता है? बहुत मजबूत, बहुत मजबूत हो। तो यहाँ पर इन सब शब्दों का प्रयोग क्या होगा हमारा?
लक्षणा शब्द शक्ति। क्लियर हो गया? अब आपको मुझे लगता है लक्षणा शब्द शक्ति समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों को। ठीक है, चलिए अब शब्द शक्ति के जो प्रमुख द्वितीय भेद हम बता रहे थे, लक्षणा शब्द शक्ति, अब उसके भेदों को हम जानें, क्योंकि हर अलग अलग रूप में आपके सामने जो प्रश्न आएंगे अलग अलग शब्द शक्ति के रूप में आएंगे, तो चारों का जो रूप है वह भी आपको प्राप्त जानकारी होनी चाहिए। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद जो मुख्यतः कितने हैं बेटा? 4 भेद हैं। रूढ़ा लक्षणा, यानी जो रूढ़ी और परंपरा से चला आ रहा है। दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा, तीसरा उपादान लक्षणा, और चौथा प्रमुख भेद है लक्षण लक्षणा। तो अब एक एक करके हम इसको जाने। प्रथम रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा क्या है? शब्द की जिस शब्द शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अर्थात परंपरा अथवा लोकोक्ति या मुहावरों से प्राप्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो परंपरा से जो शब्द चलते आ रहे हैं हमारे बातचीत के क्रम में, यानी शुरू से जो चलते आ रहे हैं शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, किसी बात को कहने के लिए कहते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है, वह शब्द और मुहावरों के रूप में और लोकोक्ति के रूप में जो हम कहते हैं, एक ये व्यवहारिक व्याकरण है हमारा, हमें आपको पता है, मुहावरा आप जानते हैं, लोकोक्ति भी आप जानते हैं, तो उन शब्दों के से जो प्रयोग होगा वह मेरा रूढ़ा लक्षणा होगा। लक्षणा शक्ति में भी कौन सा होगा? ये रूढ़ा, यानी परंपरा में, यानी मुहावरे भी जो चले आ रहे हैं पहले से परंपरा में चले आ रहे हैं, नए रूप में हमारे सामने नहीं है ना। मुहावरों का प्रयोग शुरू से परंपरा से चला आ रहा है, लोकोक्ति का प्रयोग परंपरा से चला आ रहा है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो परंपरा से हमारे सामने चला आ रहा है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग जब शब्दों के रूप में हो और तो उसको कौन सा कहा जाएगा? रूढ़ा लक्षणा कहा जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे रमेश ने अपने पिता की नाक कटवा दी। क्या है ये? नाक कटवा दी का अर्थ क्या होता है? ये लोकोक्ति है हमारे सामने जो शुरू से चली आ रही है। नाक कटवा देने का मतलब क्या होता है? इज्जत मिट्टी में मिला देना, इज्जत को ध्वस्त कर देना। ये परंपरा से चली आ रही है, ये बात हम प्रयोग करते आ रहे हैं, ये हमारी लोकोक्ति में है। नहीं, दूसरा रामलाल तो हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र मतलब क्या? हरिश्चंद्र के नाम से क्या परंपरा हमारे यहाँ है? हम किसी को हरिश्चंद्र कहते हैं, यानी क्या है कि वह सत्यवादी है, यानी ये परंपरा से चली आ रही है, और जो लोकोक्ति और मुहावरे में भी प्रयोग होता है। नहीं, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के जो शब्द आएंगे, जो शक्ति होगी कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा की होगी। वो लक्षणा शब्द शक्ति होगी, और लक्षणा में भी कौन सा रूप? रूढ़ा लक्षणा, यानी परंपरावादी लक्षणा। क्लियर हो गया? स्पष्टीकरण, वो जो अभी मैंने आपको बात कही, नाक कटवाना से इज्जत मिट्टी में मिलना एवं हरिश्चंद्र से सत्यवादी होने का अर्थ पता चलता है, जो क्रमशः क्या है? लोकोक्ति, मुहावरे एवं रूढ़िवादी द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, यानी परंपरा से चले आ रहा है, रूढ़ी से हमारा ये शब्द चला आ रहा है। चलिए अब दूसरा जाने हम प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के बारे में। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद में दूसरे भेद की मैं चर्चा कर रही थी, प्रयोजनवती लक्षणा। ध्यान से समझिए इसको। शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन, यानी जो बात हम कहेंगे उसमें मेरा कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, पर्पस होगा, नहीं, के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो, यानी जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें मुख्य अर्थ बाधित होकर दूसरा लक्षण वाला बात प्रयुक्त होगा, नहीं, यानी कि आधार पर, और लक्ष्यार्थ का बोध हो, यानी जो बात हम कह रहे हैं उसमें मेरा कोई ना कोई प्रयोजन भी हो, और साथ ही साथ उसमें मुख्य अर्थ में बाधा होने के साथ साथ उसका जो लक्षण वाला अर्थ है वह उसमें दिखाई पड़े, तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे में किसका प्रयोग होता है? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का। फिर से मैं परिभाषा पढ़ दूं,
शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसमें मुख्य अर्थ बाधित होगा, उसमें लक्षण का अर्थ आएगा और कुछ ना कुछ हमारा प्रयोजन होगा। जैसे वह देखो सामने हड्डियों का ढांचा जा रहा है। दूसरा, वह क्या हवा महल बनाया है। यहाँ पर हमारे बात कहने का कुछ ना कुछ प्रयोजन है, पर्पस है, नहीं, ताकि हम सामने वाले को समझा सके कि वह क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर हड्डियों का ढांचा मुख्य अर्थ है, लेकिन इसमें अर्थ क्या निकल रहा है? हड्डियों के ढांचे से आपके मन में कौन सी कल्पना आई? कमज़ोर शरीर, हड्डियों का ढांचा यानी कमज़ोर है, लेकिन मुख्य अर्थ क्या है हमारा? हड्डियों का ढांचा। तो वह बाधित हुआ और लक्ष्यार्थ अर्थ क्या निकला? कमज़ोर शरीर। क्लियर हुआ? दूसरा, वह क्या हवा महल बनवाया है। हवा महल बनवाने का मतलब यहाँ मुख्य अर्थ हवा महल है यानी हवा में महल, लेकिन उसका दूसरा अर्थ निकल रहा है, भिन्न अर्थ निकल रहा है, लक्षण का अर्थ निकल रहा है कि हवा महल का लक्षण क्या होता है? हवादार भवन, चारों तरफ से हवा आने वाला भवन। तो वही स्पष्ट हुआ। तो स्पष्टीकरण, हड्डियों के ढांचे से कमज़ोर शरीर का और हवा महल से हवादार भवन का अर्थ अभिव्यक्त होना, यानी कुछ ना कुछ प्रयोजन बताना, उसमें मुख्य अर्थ बाधित हुआ और दूसरा अर्थ आया यानी लक्ष्यार्थ आया, लक्षण वाला अर्थ आया। क्लियर हो गया? तीसरा प्रमुख भेद लक्षणा शब्द शक्ति का उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या है? जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है तब उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो अर्थ लक्षण में आ रहा है तो उससे क्या होगा? दोनों शामिल हो। जो हम कह रहे हैं और जिसका जो भिन्न अर्थ है दोनों उसमें शामिल हो, तो उसे वो क्या होगा? हमारा उपादान लक्षणा। जैसे देखिए, भैया जब अलग घर बसाओगे आटे दाल का भाव पता चलेगा। दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। दोनों में देखिए, भैया जब अलग घर बसाओगे आटे दाल का भाव, तो आटे दाल का भाव का मतलब है गृहस्थी का सामान, गृहस्थी बसाने के लायक। जैसे आटे दाल में घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं आ जाती है और साथ ही साथ जो मुख्य शब्द हम बोल रहे हैं आटे दाल का भाव, तो वह आटे दाल का भाव भी उसमें शामिल है। दोनों अर्थ शामिल है, यानी लक्षण में जो अर्थ होगा यानी गृहस्थी के अन्य वस्तुओं का सामान और साथ ही साथ आटे दाल का भी भाव, दोनों शामिल है उसमें। दूसरा देखिए, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिए में दो बंदूकों में बंदूक और बंदूकधारी दोनों का अर्थ शामिल है। दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया मतलब बंदूकों ने, यहाँ पर लक्ष्यार्थ अर्थ क्या होगा? बंदूकों ने, दो बंदूक भी इसमें शामिल है और बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। क्या बंदूक खुद ब खुद चलने लगी? नहीं, कोई ना कोई बंदूकधारी है। यहाँ पर बंदूकधारी और बंदूक दोनों शामिल है। तो इस तरह की शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति होती है? आपकी लक्षणा में उपादान लक्षणा। क्लियर हुआ? अब इसका अंतिम भेद हम देख रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का अंतिम भेद लक्षण लक्षणा। इसको हम समझे। अब जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता, इससे पहले वाले में क्या था कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों शामिल हो, लेकिन लक्षण लक्षणा में क्या है कि जब बात बोला जाए मतलब कि जो लक्षण का शब्द आएगा उसमें वाच्यार्थ शामिल नहीं हो। जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता तथा लक्षण के आधार पर व्यक्त अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जो शब्द हम कह रहे हैं उसका जो लक्षण वाला अर्थ निकलेगा वही अर्थ शामिल हो, उसमें वाच्यार्थ कहा गया अर्थ शामिल नहीं हो। जैसे उदाहरण से समझिए, वह उल्लू है। वह उल्लू है का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट हो रहा है
कि हम कह ही रहे हैं लक्षण वाला अर्थ। उल्लू का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। यहाँ पर उल्लू पक्षी की बात नहीं हो रही है, यानी जो हम कह रहे हैं तो लक्षण में जो अर्थ आ रहा है वही सीधा मतलब है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? लक्षण लक्षणा कहा गया। यानी लक्षण से जो अर्थ स्पष्ट हो रहा है उसी का डायरेक्ट इसमें बोध हो, तो वह हमारा क्या होगा? लक्षण लक्षणा, मतलब लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, तुम्हारा हृदय पत्थर का बना है। पत्थर का बना है, तुम्हारा हृदय पत्थर का बना है, क्या हृदय पत्थर हो गया? नहीं, इसमें लक्षण वाला अर्थ है कठोर है। तुम्हारा हृदय कैसा है? कठोर है। इसमें ये बात सीधे लक्षण की बात आ रही है, डायरेक्ट। उसका हृदय पत्थर का नहीं हो सकता। पत्थर का अर्थ का मतलब ही क्या होता है? कठोर। यानी लक्षण का सीधा अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। क्लियर हो गया? यानी लक्षण लक्षणा, जो लक्षण उसका है उसी का अर्थ स्पष्ट होना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर स्पष्टीकरण वही बात आई, उल्लू शब्द से पक्षी का नहीं मूर्ख का लक्षण अर्थ पता चलता है, एवं पत्थर के लक्षण कठोरता का अर्थ बोध हो रहा है। क्लियर हो गया आपका? अब शब्द शक्ति का अंतिम भेद व्यंजना शब्द शक्ति को हम जान लें। व्यंजना शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी यहाँ पर ना वाच्यार्थ होगा ना लक्षण वाला अर्थ होगा, यानी जो हम कह रहे हैं वह भी सीधे सीधे अर्थ नहीं होगा और उसका कोई लक्षण के आधार पर भी अर्थ नहीं होगा, किसी तीसरे का अर्थ हो नहीं, तो वह मेरा क्या होगा? व्यंजना शब्द शक्ति। क्लियर हुआ? यानी जो बातें, जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं है, ना ही उसमें किसी लक्षण का अर्थ हो। ठीक है, कोई तीसरा ही अर्थ हो रहा हो। देखिए उदाहरण से समझिए। और इसमें एक और विशेष बात, व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, शेष अर्थ श्रोता यानी जो सुन रहा है अथवा पाठक यानी जो पढ़ रहा है की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। यानी जो बात व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर कही जाएगी तो उसमें यह डिपेंड करता है कि श्रोता या पाठक, सुनने वाला, उसमें क्या कल्पना कर सकता है, उससे वह अर्थ लगाया जाता है। यानी पाठक श्रोता जो कल्पना करेगा उससे वही अर्थ उसको समझ में आएगा। यानी वाच्यार्थ क्या है, लक्षण क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए, और एक बात इसमें और आ रही है, पंक्ति एक किंतु संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ। यानी एक ही बात हम बोलते हैं, कोई एक ही पंक्ति हम कहते हैं, लेकिन सुनने वाला या मान लीजिए लिखा हुआ है तो पढ़ने वाला उसका अलग अलग अर्थ लगा सकता है, भिन्न अर्थ लगा सकता है। यानी जो हम कह रहे हैं वही अर्थ सीधा वह नहीं समझेगा, ना ही उसमें किसी प्रकार का लक्षण है, सीधी सीधी बात है, लेकिन वह बाधित होकर, और लक्षण वाली भी बात बाधित होकर किसी तीसरा अर्थ में, भिन्नता में, व्यंजना शब्द शक्ति में वह जाहिर होता है। जैसे देखिए उदाहरण, 5 बज गए। नहीं, नॉर्मली हमारे घर में सेटअप होता है ना कि 7 बजे नाश्ता करना है या 8 बजे नाश्ता करना है, 9 बजे विद्यालय जाना है, फिर दोपहर का खाना 2 बजे खाना, ऐसे समझिए। शाम की चाय का समय होता है नॉर्मली 5 बजे, 4 बजे, फिर रात में 10 बजे सोने का टाइम होता है, 6 बजे शाम में पढ़ने का समय होता है। ये तो नॉर्मली हमारे माथे में सेट होता है। तो जैसे ही हम सुबह बोलते हैं अरे 7 बज गए, यानी नाश्ते का समय हो गया, नहीं, उसमें सुनने वाला या जो पढ़ रहा है उस चीज़ को वह कोई और अर्थ भी लगा सकता है। 7 बज गए मतलब क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है क्या, ऐसा भी अर्थ लगा सकता है। लेकिन मैंने बोला 7 बज गए यानी नाश्ते का समय हो गया। 7 बज गए कोई आ रहा है क्या, अरे 7 बज गए पूजा करने जाओगे क्या, 7 बज गए कुछ गड़बड़ है क्या, आदि आदि। यानी सुनने वाला, पाठक वर्ग या पढ़ने वाला कोई दूसरा अर्थ भी लगा सकता है। तो बस उसी में ये मैं स्पष्ट कर रही हूँ आपको कि अर्थ अनेक हो सकते हैं इसके। जैसे
5 बज गए मतलब चाय का समय हो गया। 5 बज गए यानी घूमने जाने का समय हो गया। कुछ भी अर्थ श्रोता लगा सकता है, पढ़ने वाला लगा सकता है। घर जाने का समय हो गया, 5 बज गए भाई। पढ़ाई खत्म करने का समय हो गया। कहने का मतलब है कि उस शब्द से हम अलग अलग अर्थ अंदाजा लगा सकते हैं, अलग अलग कल्पना कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यह व्यंजना शब्द शक्ति भी हमने आपको बताया। अब व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रमुख भेद हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। तो ये पूरा शब्द शक्ति आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अब देखिए व्यंजना शब्द शक्ति, जो शब्द शक्ति का अंतिम भेद है, उसके भेद के बारे में जो सिर्फ आपको समझना है, ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें। जो मुख्यतः 2 हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना, यानी शब्द के रूप में अर्थ और अर्थ के रूप में अर्थ। 2 भेद इसके प्रमुख हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, 2 पार्ट में मैं यहाँ लेके स्पष्ट कर दी हूँ। शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति, यानी जो शब्द हम बोले वह शब्द के अनुसार वह अर्थ निकाले और इसमें अर्थ के शब्द के अर्थ पर उसका अर्थ निकले। अधिकतर जहाँ श्लेष अलंकार वहाँ शाब्दिक व्यंजना, यानी इसमें मुख्यतः श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। श्लेष अलंकार में एक अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं नहीं, और जहाँ शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ व्यक्त हो, यानी शब्द को हम अगर बदल भी दे तो उसका जो अर्थ निकलेगा वह उसमें निहित होगा। ठीक है। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग आपका शाब्दिक व्यंजना में और एकार्थक शब्द का प्रयोग आपका आर्थी व्यंजना में, यानी एकार्थक शब्द का प्रयोग होता है और इसमें अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर श्लेष अलंकार है इसमें, क्योंकि एक पानी शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप में हो रहा है, यानी अलग अलग अर्थ उसके निकल रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग हो रहा है नहीं। और यहाँ पर अनेक अर्थ यह भी स्पष्ट हो गया। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी का अर्थ क्या निकल रहा है? मोती में चमक के रूप में, मानुष में यानी मनुष्य में प्रतिष्ठा इज्जत के रूप में, और चूने में उसमें मिलावट में जो पानी का रंग होता है उसके अर्थ में। तो प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द पर व्यंग्यार्थ निर्भर है, यानी कह कुछ और रहे हैं, शब्द पानी आया नहीं, लेकिन उसमें कोई अलग अलग अर्थ में उसका प्रयोग अलग अलग अर्थ में हो रहा है। तो यहाँ पर उसका उदाहरण आपका स्पष्ट हो गया। यहाँ भी देखिए एकार्थक शब्द का प्रयोग होगा और जहाँ शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ व्यक्त होगा। देखिए अभाव की चपल बालिके, यहाँ पर री अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखिए अभाव की चपल बालिका में शब्द कुछ और हैं और उसका अर्थ पे निर्भर कर रहा है उसका व्यंग्यार्थ, यानी उसका अर्थ नहीं। दूसरा में री ललाट की खल रेखा, यहाँ पर ललाट की खल रेखा यहाँ पर वाच्यार्थ है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ कुछ अलग है, यानी उसके अर्थ पे वह निर्भर कर रहा है। तो यह मेरा क्या हो गया? आर्थी व्यंजना। अभाव की चपल बालिके में अस्थिर करने वाले का भाव निहित है। अभाव की चपल बालिके मतलब अस्थिर, मतलब कुछ नहीं समझना बुझना। ललाट की खल रेखा मतलब दुर्भाग्य का संकेतिक रेखा है, यानी उसमें अलग अर्थ निहित है। तो यह मेरा शाब्दिक व्यंजना था और यह मेरा आर्थी व्यंजना था। तो आपका व्यंजना शब्द शक्ति भी खत्म हुआ। तो ये जो शब्द शक्ति का एक प्रमुख विशेषण क्या कर व्याकरण का जो रूप हमने आपको बताया यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर व्याकरण के एक प्रमुख चैप्टर के साथ मैं हाजिर होंगी। बाय।